Hi my dear class 10th learners, welcome once again on Biology One Shot, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट। स्पेशली हम कोशिश करते हैं कि हमारे एक एक वन शॉट में जितना भी पढ़ा जाए वो सब समझ में आ जाए। मेरे वन शॉट्स सिर्फ शुरू से लेकर चैप्टर को एंड तक ख़त्म करने के टारगेट से नहीं होते हैं, बल्कि इस टारगेट से होते हैं कि आज के वन शॉट में जो भी मैंने पढ़ाया वो वन शॉट में आपके माइंड में आ जाए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसका लास्ट पोर्शन कवर अप करने वाले हैं, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीशन। बहुत बड़ा हमारे एनसीईआरटी ने उसे नहीं दे रखा है, पर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये दोनों ही टॉपिक्स आज हम हमारे लेक्चर में कवर अप करेंगे। एंड इसी के साथ साथ में हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का भी यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग हमारे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स टॉपिक को। बच्चे पार्टी जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, एक्सक्रीशन वर्ड का मतलब क्या होता है पहले तो ये छोटी सी बात अपन जान लेते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि एक्सक्रीशन वर्ड मीन्स व्हाट, देन दिस वी कैन से कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन ह्यूमन बॉडी की ही बात करते हैं, ठीक है। क्या आपने खाने में प्रोटीन्स खाए या आपने खाने में बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड भी खाए होते हैं? कैसे खाते हैं अपन न्यूक्लिक एसिड? हम लोग कोई भी सेल्स खाते हैं, प्लांट सेल्स हो गया, एनिमल सेल्स हो गया, उनके डीएनए में तो हम खा जाते हैं ना, तो न्यूक्लिक एसिड भी खा लिए। तो हमारी डाइटरी इंटेक में काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट्स आते हैं जिनसे हमारी बॉडी टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिंथेसाइज कर सकती है एज अ बाई प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रोटीन्स खाए, मैंने न्यूक्लिक एसिड्स खाए, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है और उस नाइट्रोजन से मेरी बॉडी बना देती है एक टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट जिसका नाम होता है यूरिया। तो अब वो यूरिया को मेरी बॉडी अंदर बॉडी में रख नहीं सकती, क्योंकि उसने वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में बना तो दिया है, पर दैट इफ केप्ट इनसाइड द बॉडी विल बी वेरी डेंजरस टू माई बॉडी। मेरी बॉडी को बहुत नुकसान कर जाएगा अगर मेरी बॉडी में वो यूरिया स्टोर रहता है तो लंबे समय के लिए, ठीक है। वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी की बात नहीं करें अगर हम, और एकदम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि अमीबा हो जाता है, तो अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स भी अपनी बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ, वी कैन से बाय प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, पर उनको भी उसको बाहर करना पड़ता है। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट इज, वी कैन से, अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी which can be dangerous or toxic if kept for a long time inside the body and the body needs to expel it outside, then it is called as excretion, ठीक है। तो क्या आप लोगों को excretion टर्म का मतलब समझ में आया है? अगर मैं पूछती हूँ बच्चों कि excretion को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, so what we will be defining it as removal of harmful और टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कि हमारी बॉडी के रिएक्शंस में बना हुआ वेस्ट है, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ हार्मफुल और टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन की तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी हो गई आप लोगों के सामने कि एक्सक्रीशन क्या होता है, हार्मफुल या टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन कहला जाता है। अच्छा, अब ये एक्सक्रीशन हम जिस चीज का करते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिवली एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। सो द प्रोडक्ट्स विच आर एक्सक्रीटेड बाय बॉडी are collectively called as excretory waste, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि हमारी बॉडी में excretory waste क्या क्या हो सकता है, तो आपको मैंने अभी राइट नाउ एक एग्जांपल दिया, यूरिया। यूरिया हमारी बॉडी में बहुत ही हार्मफुल excretory waste होता है और ये नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है।
इस कारण से हम लोग यूरिया को नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बोल सकते हैं, या सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बोलेंगे तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा क्या आप लोगों को ध्यान है, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, C6H12O6 से हम लोग बनाते हैं 6CO2 6H2O और हमारी बॉडी में बनते हैं ATP इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो CO2 बन रहा है बच्चों, ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। आप इसको बॉडी में रखेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पानी मेटाबॉलिक वेस्ट डेफिनेटली है, पर अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो। अदरवाइज हमारी बॉडी में बहुत सारा पानी रहता है, लाइक वी हैव इन द फॉर्म ऑफ ब्लड 5 to 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड वी हैव, राइट, जिसका 55% जो है हमारे अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है और उसमें भी काफी सारा परसेंट वाटर का होता है। तो वाटर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट अगर बनता है, तो अगर बाहर की आउटसाइड कंडीशंस बहुत ही ड्राई है तो हमारी बॉडी उस मेटाबॉलिक वाटर को बचा लेगी, क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहती। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा वी कैन से ठंडक है एंड ह्यूमिडिटी है, या तो फिर तो आपकी बॉडी का पानी जो है उसका लॉस भी होगा और आप उसको बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, सो इसका मतलब ये होता है कि हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में है या टॉक्सिक है बॉडी के, तो ही उसको बॉडी बाहर फेंकना चाहेगी, अदरवाइज बॉडी उसको रख लेगी अगर वो टॉक्सिक नहीं है तो, किसी काम आ रहा है तो। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन से एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज। दैट मीन्स एक्सक्रीटरी वेस्ट के कुछ एग्जांपल्स अगर मुझे देने हुए तो मैं वाटर नहीं लिख के मैं लिखूंगी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? मैं यहां लिखूंगी सबसे पहला तो हमारे आता है नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, जैसे कि यूरिया, हमारी बॉडी में यूरिया फॉर्मेशन होता है, किसी किसी की बॉडी में अमोनिया भी बनता है, जैसे कि अमीबा हो गया या जो भी एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं, अधिकतर उनके एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया होती है। और जो ऑर्गेनिजम्स एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अंडे देते हैं, लाइक लिजार्ड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स के पास में एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, लेकिन आपके ये काम का नहीं है, 10th क्लास के लेवल पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है ह्यूमन में एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, सो दैट विल बी यूरिया। तो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन से एक्सक्रीशन विल बी वर्किंग। नाउ इफ आई से अबाउट ह्यूमन बॉडी, क्या हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम है? तो आप लोग बोलेंगे यस मैम, डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए कोई स्पेसिफिक सिस्टम है? हम बोलेंगे यस, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में गैसेस को लेके आना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फैसिलिटेट करने के लिए कोई सिस्टम है? तो हम बोलेंगे यस, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो डू वी ऑल्सो हैव एन एक्सक्रीटरी सिस्टम? Yes, definitely. Since our body have so many organ systems and it is a very complex body, we do have excretory system also. हमारी बॉडी में excretory system भी present होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो excretory system हमारी बॉडी में जो है उसके क्या क्या components हैं इसको देखते हैं। तो हमारे पास में होता है 1 pair kidney, ठीक है, जो कि बीन शेप के ऑर्गन्स है। 1 pair kidney हमारे पास में होती है, 1 पेयर यूरेटर हमारे पास में होती है जो कि किडनी से निकलने वाली डक्ट्स हैं। 1 अनपेयर्ड और सिंगल यूरिनरी ब्लैडर वी हैव, एंड वी विल बी हैविंग 1 अनपेयर्ड और सिंगल यूरेथ्रा। ये 4 चीजें मिलकर हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम विच डील्स विथ excretion and osmoregulation. Osmoregulation meaning extra amount of water remove कर दो। पानी की कमी हो रही है तब वाटर रिमूव नहीं करना है बल्कि वाटर को कंजर्व करना है, तो ये होता है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मो माने कि वाटर, रेगुलेशन मतलब कि उसका निर्धारण करना, रेगुलेट करना। ठीक है, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। अच्छा, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं अपने एनसीईआरटी वाला। देखो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी क्लास 10th में डायग्राम दे रखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इस डायग्राम में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? जो मैंने भी बताया एग्जैक्टली वही चीजें दिख रही है। हमें दिख रही है 1 पेयर किडनी, राइट, इससे निकलने वाली डक्ट,
1 पेयर यूरेटर, 1 सिंगल अनपेयर्ड यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। ठीक है, ये चारों चीजें मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। तो तुम बोलोगे मैम फिर आसपास में जो दिख रही है ब्लड वेसल टाइप की, ये क्या सिस्टम है? ये तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ब्लड वेसल्स आती हैं, सारे ऑर्गन से ब्लड वेसल्स जाती भी हैं। तो हमारी किडनी के लिए हम जब टर्म इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलते हैं रीनल। जैसे कि आपके लंग्स के लिए आपने टर्म इस्तेमाल किया था पल्मोनरी, हार्ट के लिए इस्तेमाल किया था कोरोनरी, वैसे किडनी के लिए इस्तेमाल करेंगे रीनल। ठीक है, तो रीनल मतलब कि किडनीज। ओके, तो ब्लड वेसल सप्लाई टूवर्ड्स द किडनी विल बी विथ रीनल आर्टरी। ठीक है, एंड ब्लड वेसल सप्लाई अवे फ्रॉम द किडनी विल बी विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन। ठीक है, तो ये हमारा रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है किडनी के पास, रीनल वेन ब्लड लेके जा रही है किडनी से। ठीक है, तो ये हमारा हुआ डायग्राम। आप लोग चाहें तो इसका डायग्राम अपन ड्रॉ भी कर लेंगे। देखो थोड़ी सी एक बात इस डायग्राम में और देखते हैं, छोटी सी। आप देख पा रहे होंगे कि राइट किडनी इज कंपैरेटिवली स्लाइटली लोअर, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है। ऐसा क्यों हो रहा है कि राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है? इसका रीजन ये होता है कि राइट किडनी के जस्ट ऊपर की साइड पर प्रेजेंट होता है लिवर, वहीं पर लेफ्ट किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है स्प्लीन नाम का ऑर्गन। बच्चों स्प्लीन जो है वो लिवर जितना बड़ा तो नहीं है, इस कारण से राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होना पड़ गया, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर ही रह गई, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई ये किडनी। ठीक है, थोड़ा डायग्राम को ऊपर खिसकाऊंगी मैं अभी। ओ मिकी माउस जैसा दिख रहा है, वेट। सो ये हमारी किडनीज हो गई। थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है ना आपको इनके लोकेशंस में, ये थोड़ी सी ऊपर है, राइट? ओके, सो दिस इज किडनी। नाउ वी शुड नो कि किडनी जो है उसके थ्रू जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो जो दो डक्ट्स लेकर आ रही हैं, इन दोनों डक्ट्स का नाम होता है यूरेटर। और ये यूरेटर्स किडनी से यूरिन को लेकर आ रही होती हैं एक टेम्पररी स्टोरेज बैग के पास में, जिसका नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर। और ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट को बोलते हैं यूरेथ्रा। बच्चों यूरेथ्रा की लेंथ 11th की एनसीईआरटी सिर्फ इतनी सी बना देती है, 10th की एनसीईआरटी थोड़ी ज्यादा बनाती है। ये बात क्या है? तो एक्चुअली में यूरेथ्रा की लेंथ वेरिएबल होती है, मेल में डिफरेंट होती है, फीमेल में डिफरेंट होती है। फीमेल्स में यूरेथ्रा बहुत शॉर्ट होती है और मेल्स में यूरेथ्रा थोड़ी सी लॉन्ग होती है, क्योंकि मेल्स में यूरेथ्रा का काम सिर्फ यूरिन को बाहर निकालना नहीं है, बल्कि मेल्स में यूरेथ्रा जो है वो एट द अदर टाइम सीमेन भी कैरी करती है। ठीक है, तो सीमेन भी कैरी करती है, दैट मीन्स वो सिर्फ यूरिन कैरी नहीं कर रही है बल्कि वो सीमेन भी कैरी कर रही है। तो मेल्स में यूरेथ्रा को हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, दैट मीन्स यूरिन भी कैरी करती है एंड सीमेन भी कैरी करती है, ऐसी डक्ट यूरेथ्रा मेल्स में कहलाती है। और फीमेल्स में यूरेथ्रा सिर्फ यूरिन ही कैरी करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे सिर्फ यूरेथ्रा बोलेंगे, फीमेल्स में उसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आपकी हो गई राइट किडनी, ये हो गई आपकी स्लाइटली लोअर। ठीक है, व्हेन कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी विच इज थोड़ा सा ऊपर की साइड पे है कंपेरेटिवली। देन डू वी हैव यूरेथ्रा? नो, दिस इज यूरेटर। सो वी हैव 1 pair ureter, okay, this and this. Then we have 1 urinary bladder, and we have 1 urethra. ठीक है, जिसके बारे में क्या लिखेंगे? लॉन्गर, ठीक है, अप टू 20 सेंटीमीटर इन males, shorter up to 2 to 4 centimeter in females.
दिस इज द लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। ओके, अब मैंने कहा कि किडनी में ब्लड सप्लाई भी आता है, तो किडनी में ब्लड सप्लाई कैसे आता है, तो मैं बोलूंगी ये है रीनल आर्टरी मान लेते हैं, तो रीनल आर्टरी ब्लड लेके जा रही है टुवर्ड्स द किडनी, ऐसे। ठीक है, कैसा ब्लड लेके जा रही है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेके जा रही है ऑब्वियसली, क्योंकि वो आर्टरी है, लेकिन ये ब्लड जो है इसमें बहुत सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, जो कि किडनी के पास हम भेज रहे हैं ताकि किडनी उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर ले और उसे यूरिन में बाहर भेज दे, हमारी बॉडी में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी रीनल आर्टरी है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, पर एक्सक्रीटरी वेस्ट में वो बहुत रिच है। ठीक है, लेकिन ये है हमारी रीनल वेन जो कि किडनी से ब्लड लेकर जा रही है। कैसा ब्लड, सो वी विल बी सेइंग कि ये जो ब्लड लेकर जा रही है ये ब्लड हो जाएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर ऑब्वियसली इस ब्लड में एक्सक्रीटरी वेस्ट कंपैरेटिवली कम होगा, है ना। उसका कारण आप समझ गए होंगे कि हमने जितना भी ब्लड में एक्सक्रीटरी वेस्ट आया था, उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को हमने क्या कर दिया है, किडनी के पास ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो जो रीनल वेन में जो ब्लड जा रहा होगा, मतलब वेन से जो ब्लड हम हार्ट के पास पहुंचाते हैं, रीनल वेन से जो ब्लड जा रहा होगा उसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट की मात्रा हमारी बॉडी में किसी भी वेसल में देखा जाए सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ excretory waste is present in, ठीक है, and minimum amount of excretory waste is present in, ठीक है, maximum amount of excretory waste is present in the vein which comes from the liver, जैसे हम बोलते हैं hepatic vein, क्योंकि हमारा लिवर बनाता है यूरिया, तो लिवर से जो वेन जा रही होती है ना हार्ट के पास, सबसे ज्यादा उसमें होता है यूरिया। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट किस में प्रेजेंट है, कौन सी वेसल में, वी विल बी सेइंग इट एज रीनल वेन, सबसे कम अमाउंट में होता है इसमें। ठीक है बच्चों, अब ये एरो इसलिए डिलीट कर रही हूँ ताकि तुम्हारे को एरो का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, हमारी आर्टरी वाली ब्रांच को थोड़ा पतला बनाते हैं ताकि वेन भी इधर ही आ जाए। डायग्राम में हल्का सा मॉडिफिकेशन करो, गलत तो वो भी नहीं था पर कंफ्यूजन हो सकता है छोटे बच्चों को। ओके, इसलिए थोड़ा सा पतला कर दिया ताकि दोनों सब सेम लोकेशन पे आ जाए। ये ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम तो आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा दिख रहा है ना। अब हम इसको समझते हैं। अब ये है थोड़ा सा बेहतर लेवल पे, क्योंकि हम देखना क्या चाह रहे हैं कि किडनी तो हमें बेन शेप का ऑर्गन दिख गया, अच्छी बात है। ठीक है, एक बात और मैं आपको यहाँ बना देती हूँ, वहाँ पे रह गया बनाना। हमारी किडनी इसके जस्ट ऊपर की साइड पे सिचुएट होता है ग्लैंड, और इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं एड, क्योंकि वो एडजेसेंट टू, किसके एडजेसेंट है, किडनी। और किडनी के लिए टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रीनल, तो एड रीनल ग्लैंड्स सिचुएट होते हैं किडनी के जस्ट ऊपर, वन पेयर। फिर से ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द किडनी। नाउ व्हेन आई एम टेकिंग ए सेक्शनल व्यू जस्ट टू लुक व्हाट इज इनसाइड द किडनी, ठीक है, दिस इज किडनी, आई एम ट्राइंग टू ओपन इट अप लाइक दिस, I want to visualize what is the thing present inside the kidney. I am going to take a longitudinal section of the kidney. ठीक है, I am taking a longitudinal section of the kidney so that I am able to visualize what all things are present inside my kidney. तो किडनी में क्या क्या पाया जाता है, किडनी के अंदर होते हैं बहुत सारे पिरामिडल स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। ठीक है, किडनी में होते हैं बहुत सारे पिरामिडल स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। बच्चों, आपके 10th क्लास के लेवल पर ये डायग्राम नहीं बना के दे रखा,
बट आई विल बी मेकिंग इट फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर इमेजेस आए, हर चीज़ समझ में आने लगे, ठीक है। ये देखिए, मैं किडनी का डायग्राम बनाना भी सिखा दूंगी, इसमें आपको समझ आ जाएगा कैसे बनाना है। ये देखो, ये हमने बनाया रीनल पिरामिड्स, ठीक है। ये है, फिर ऐसे, ओके। ये आपकी डक्ट आया समझ में, ऐसे डायग्राम बनता है किडनी का, ठीक है। तो किडनी का डायग्राम अगर अपन को इनसाइड व्यू बनाना है, आप थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हैं इसको। मैंने इसको शेप अच्छा नहीं दिया, ऐसा लग रहा है। ओके, जस्ट बिकॉज ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा लग रहा है थोड़ा सा। लाइक दिस, ठीक है। So this is the diagram of the kidney and this is your duct coming out of the kidney, ureter, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इस डायग्राम में क्या क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा सा लेबलिंग करके देखते हैं। ये आपकी किडनी है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये किडनी है बच्चों। किडनी काफ़ी प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। ऐसा मत मानना कि किडनी सिंपली प्रेजेंट है, नहीं। जैसे हार्ट के ऊपर कवरिंग सी ना, वैसे किडनी के ऊपर भी रीनल कैप्सूल रन करता है। रीनल कैप्सूल किडनी को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये जैसे किडनी है, किडनी के ऊपर रन करने वाला एक कैप्सूलर स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। ये कैप्सूल को हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ताकि किडनी भी प्रोटेक्टेड रहे। लाइक दिस, ठीक है। ये हो जाता है आपका रीनल कैप्सूल, जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करे, ऐसा कैप्सूलर स्ट्रक्चर है ये। और ये क्या है? दीज आर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक है। फिर ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इनको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स, और ये स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं मेजर कैलिक्स। इधर लेबल कर लेते हैं अपन। फिर ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस, रीनल पेल्विस। फिर ये पेल्विस जो है ये एक्सटेंड करता है यूरेथ्रा में, और ये डक्ट आपकी कहलाती है यूरेथ्रा। अब बच्चों, जो ये डायग्राम अपन ने बनाया, इस डायग्राम के अंदर जो रीनल पिरामिड्स है ना, उसके लिए ऐसे ऐसे लाइंस बन के आते हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये लाइंस क्या है? तो बेसिकली ये लाइंस कुछ और नहीं है, बल्कि आपके नेफ्रॉन की जो डक्ट्स है ना, उसके प्रेजेंस के कारण से किडनी में ऐसे स्ट्राइएशंस अपीयर करते हैं, लाइन लाइन अपीयर करती है ये मेडुलरी पिरामिड्स में। तो ये मेडुलरी पिरामिड्स में जो लाइन लाइन है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये आपके नेफ्रॉन्स के डक्ट हैं, जो कि यहाँ दिख रहे हैं। अगर मैंने एक सिंगल भी मेडुलरी पिरामिड को उठा के जूम करके दिखा दिया तो आपको समझ में आएगी बात अलग। जैसे कि हम इस मेडुलरी पिरामिड का जूम्ड आउट व्यू देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेडुलरी पिरामिड का जूम्ड आउट व्यू, ठीक है। अच्छा, इस जूम्ड आउट व्यू में मुझे क्या मालूम पड़ता है? मुझे पता चलता है, ओके 1 सेकेंड, ये मुझे पता चलता है कि नेफ्रॉन्स की पोजीशनिंग कैसी। तो बच्चों, अपन हल्का सा एक डायग्राम बना के समझते हैं इस बात को। इट इज़ नॉट अ टफ थिंग, बहुत आसान से समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए, मैं क्या है, बहुत सिंपल समझाना चाह रही हूँ उसको, लेकिन ये डायग्राम्स आप नहीं बनाएंगे तो भी इट विल बी ओके। बट जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ द नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द किडनी, we need to understand the diagram somewhat like this. Look at this. इस डायग्राम को देख के क्या समझ आ रहा है कि पतले पतले से ट्यूब्स इस किडनी में रन कर रहे होते हैं, एंड इसके कारण से ये किडनी में हमें ऐसे लाइन 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 नजर आती है।
तो ये तो मैंने एक ही नेफ्रॉन बना के देखा है। हर हमारी एक किडनी के अंदर, इनसाइड द वन किडनी, inside one single kidney there is presence of 10 lakh nephrons। हमने तो भी एक ही नेफ्रॉन बना के देखा। 10 लाख नेफ्रॉन, जिसको हम बोल सकते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड वन किडनी। तो एक किडनी में होते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट। हमने सिर्फ एक बना के देखा। जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द नेफ्रॉन्स आर पोजिशन्ड इनसाइड द किडनी, we have made this diagram. Okay, since you are not a class 11th student, you are a class 10 student only, this diagram will not be helping you out. हमें सिर्फ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, किडनी का डायग्राम, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का डायग्राम, ये 3 चीजें हमारे लिए काम की। ठीक है, चलो तो अभी आप लोगों को डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, ये वाला, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर डायग्राम है। ठीक है, तो हम ये डायग्राम बना के देखेंगे अभी। ओके, तो हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स पोजिशन्ड है? 10 मिलियन नेफ्रॉन्स पोजिशन्ड है। हमें एक नेफ्रॉन का डायग्राम ठीक से बना के देखना है। तो हम कैसे बनाते हैं देखो। सबसे पहले शुरुआत होती है बोमेन्स कैप्सूल नाम के कैप्सूलर स्ट्रक्चर से। ये बोमेन्स कैप्सूल से निकलता है जो डक्ट, उसे हम लोग बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और कॉन्व्यूलेटेड वर्ड का मतलब होता है हाईली फोल्डेड। तो ये हाईली फोल्डेड ट्यूब है। फिर इस ट्यूब्यूल से निकलती है नीचे की साइड आके लूप ऑफ हेनली नाम की थोड़ी सी फाइन ट्यूब, जो कि रन करती है लॉन्ग। ठीक है, ऐसे। इस डायग्राम थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये लूप ऑफ हेनली कहलाता है। ये जो फाइनर ट्यूब हमने बनाई है, दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनली। ठीक है, फिर लूप ऑफ हेनली जो है, इसमें से निकलता है DCT नाम का डक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, जो कि कुछ कुछ ऐसा नजर आता है। पर ये ज्यादा फोल्डेड नहीं है, कंपैरेटिवली कम फोल्डेड है। और इसके बाद में कनेक्ट होता है ये कलेक्टिंग डक्ट नाम की एक डक्ट के साथ, जो कि ऐसी है। एक एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ डिफरेंट नेफ्रॉन्स आके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम हुआ, इसकी लेबलिंग अपन करेंगे, लेकिन मैं रुकते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा सा जूम नहीं कर सकते, इतना कर लेते हैं, जितना पॉसिबल है इतना काफ़ी है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हमारे हर नेफ्रॉन की तरफ, हर एक सिंगल नेफ्रॉन की तरफ बात हो रही है, एवरी नेफ्रॉन। ठीक है, आती है एक ब्लड वेसल जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ रही है, इसीलिए रीनल आर्टरी की ब्रांच कहलानी चाहिए। लेकिन आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने पढ़ाया था आर्टरी की फाइन ब्रांचेस होती हैं आर्टेरियोल्स, और आर्टेरियोल्स की फाइन ब्रांचेस होती हैं कैपिलरीज, याद है? तो ये आर्टेरियोल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो रीनल आर्टरी आती है और वो बनाती है आर्टेरियोल। तो ये आर्टेरियोल आ रहा है, आर्टेरियोल आ रहा है और आर्टेरियोल ही जा रहा है बाहर, वेन नहीं बना है अभी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पतला होके जाता है बाहर, मतलब जितनी मोटी आर्टेरियोल आ रही है, थोड़ी सी पतली आर्टेरियोल जा रही होती है, ताकि प्रेशर यहां पे क्रिएट हो सके। भाई एक मोटी ट्यूब आ रही है, ऐसे फोल्ड हो गई, और एक पतली ट्यूब जा रही है, तो इधर से ज्यादा आ गया होगा सामान और इधर से कम जा पा रहा है, तो क्या यहाँ पे प्रेशर नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। अपन कैसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा मान लो तुम लोग कि तुम लोग घुसे हो थिएटर में या स्कूल में, जहाँ भी,
तुम्हारे एंट्री पॉइंट का गेट थोड़ा बड़ा था तो ज़्यादा लोग आराम से आ पा रहे थे, लेकिन जब तुम आगे जा रहे हो और तुम्हारा एग्जिट पॉइंट आ रहा है तो एग्जिट पॉइंट का गेट बहुत छोटा है, तो धक्का मुक्की हो रही है, सब धक्का मार मार के जा रहे हैं क्योंकि प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे भीड़ बढ़ गई होगी, प्रेशर बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसने एफरेंट आर्टेरियोल को थोड़ा मोटा रखा है, ल्यूमेन थोड़ा ज्यादा रखा है, और एफरेंट आर्टेरियोल जाने वाली जो वेसल है इसका ल्यूमेन थोड़ा कम रखा है ताकि इधर प्रेशर क्रिएट हो सके बीच में, और इस प्रेशर के कारण से फिल्टरेशन हो सके और एक्सक्रीटरी वेस्ट फिल्टर होके इस नेफ्रॉन के, इस बोमेन्स कैप्सूल के कप लाइक स्ट्रक्चर में इकट्ठा हो जाए, फिल्ट्रेट कप लाइक स्ट्रक्चर में इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो ये प्रेशर इसलिए क्रिएटेड है, इसलिए एफरेंट आर्टेरियल डायमीटर थोड़ा बड़ा है, एफरेंट आर्टेरियल डायमीटर थोड़ा छोटा है। ठीक है, होपफुली अंडरस्टूड। चलिए लेबलिंग कर देते हैं इसकी अपन थोड़ी सी, यहाँ लिख देती हूँ मैं ऐसे करके, एफरेंट आर्टेरियोल ल्यूमेन मोर, मतलब ज़्यादा जगह है इसके पास, और यहाँ लिखते हैं अपन एफरेंट आर्टेरियोल ल्यूमेन कैसा है इसका, कम है ताकि प्रेशर क्रिएट हो सके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब अपन लेबलिंग करते हैं सभी स्ट्रक्चर्स की। ये एफरेंट आर्टेरियोल था, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, यहाँ पर आके कुछ कैपिलरीज बनती हैं, उन कैपिलरीज को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। तो बच्चों इन दोनों को मिलाकर साथ में कुछ बोलते हैं, मतलब कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी और बोमेन्स कैप्सूल को मिलाकर साथ में कहा जाता है रीनल कॉर्पसल। राउंड राउंड दिखता है क्योंकि एक राउंड बॉडी दिख रही है, कॉर्पसल मतलब होता है राउंड, रीनल कॉर्पसल, इसी को बोलते हैं मैलफिगियन कॉर्पसल। ठीक है, इतना आया सबको समझ में। अच्छा, अब ये पूरा स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं, हम इसकी थोड़ा लेबलिंग जो है थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं उसको, ये ओके। अब तुम लोग देखो, यहाँ से अब इस ब्लड वेसल सप्लाई का क्या हुआ आगे, ये एफरेंट आर्टेरियोल जो जा रहा था ये किधर गया फाइनली, तो इसका अपन ब्रांचिंग सिस्टम देखते हैं। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ना बच्चों, इसने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया इसने, ये पीसीटी के आसपास घूमता रहा, इसके आसपास कॉइल हो रहा है, हर पीसीटी के आसपास में कॉइल हो रहा है, और फाइनली ये कुछ ऐसे रन कर रहे हैं जिसमें ये इस पतले से लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन कर रहा है। ठीक है, ये इस पतले से लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन कर रहा है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा और बेटर बना के देती हूँ तुम लोगों को, ये इस तरीके से ये डीसीटी के भी आसपास में कॉइल कर रहा है। ठीक है, ये पूरा इधर कॉइल कर रहा है, और फिर ये क्या कर रहा है, ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में रन कर रहा है, ऐसे डायरेक्शन ये रहेगा इसका। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल पैरेलल रन कर रहा है। देखिए आप लोग चाहें तो मेरे साथ साथ में डायग्राम बना सकते हैं, या तो पहले सिर्फ समझ लो अच्छे से फिर बनाना। ठीक है, तो ये ऐसे पैरेलल रन कर रहा है, और यहाँ जाने के बाद में फाइनली फिर ये बनाएगा वेनस सिस्टम। ठीक है, इसके पहले वेनस सिस्टम नहीं बना रहा है ये, यहाँ पर जाने के बाद फाइनली बाद में बनाएगा। आप देखेंगे ना तो आपको इस डायग्राम में थोड़ा सा एनसीईआरटी ने अलग ही बना के दे दिया है। देखिए
अपन नेफ्रॉन का डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, इन्होंने क्या किया है, लूप ऑफ हेनले बनाया, इधर से रन करता हुआ डक्ट, फिर ऊपर जाता हुआ, इन्होंने बीच में ही कैपिलरी बना दिया बच्चों। ये 10th क्लास के लेवल पर तो डायग्राम ठीक है बच्चों, पर ये ओरिजिनली सही डायग्राम नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये आती है वेसल और ये ऊपर जाती है, तब तक ये रेडी रहती है, फिर आगे जाके ये बनाती है वेन की ब्रांच, पहले से ही नहीं बना देती है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम को फॉलो करेंगे तो अपन कैपिलरी के हिसाब से बनाते हैं इधर, अदरवाइज में कभी कैपिलरी नहीं बनाती, ठीक है। क्योंकि आपको रियलिटी मालूम होनी चाहिए। फिर भी क्योंकि आप लोग क्लास 10th के बच्चे हैं, हमें बिल्कुल 10th क्लास का सिलेबस रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, एंड देयरफॉर मैं उसके साथ इंटरफेरेंस नहीं करती, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, ये देखो तुम्हारी क्लास 10th की किताब के जैसे, है ना। हालांकि ये सही बात नहीं है, रियल डायग्राम जो है वो इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो गया फिर भी ब्रांच ऑफ रीनल वेन। ऐसा कुछ नेफ्रॉन का डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस डायग्राम, आई एम ऑनेस्टली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, बट टीचिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिलेबस शुड बी देयर, बिकॉज क्या होगा कि मैंने आपको बहुत एडवांस पढ़ा दिया, आपने स्कूल में जाके लिख दिया, पर आपके टीचर्स ने मार्क्स कट कर लिए, तो ऐसा नहीं हो। इससे बेहतर ये रहेगा कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करके चलें। देखिए, तो ये हो गया आपका पूरा डायग्राम नेफ्रॉन का, ठीक है। अब इसके लेबलिंग देख रहे थे ना हम लोग, एफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बोमेन्स कैप्सूल, मिला के कहलाता है रीनल कॉर्पसल। ये क्या हो गया आपका पीसीटी, ये क्या हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे जाने वाला, और ये लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब है, ऊपर जाने वाला। ये थिक पोर्शन है लूप ऑफ हेनले का, ये थिन पोर्शन है, ये थिन पोर्शन है, ये थिक पोर्शन है। एक्चुअली में लूप ऑफ हेनले की 4 लेबलिंग्स होती है बच्चों, देखो बताती हूँ। इसको हम बोलते हैं थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसको हम बोलते हैं थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसे हम बोलते हैं थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इसे हम बोलते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लेकिन क्लास 10th के लेवल पे क्या बोलते हैं, पूरे को मिला के बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहां पर आके आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे डीसीटी और इसको आप बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। जिन जिनके शॉर्ट फॉर्म्स मैंने लिखे हैं उनके इलैबोरेशंस में यहां लिख रही हूं। लाइक पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और सीडी का मतलब होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर नेफ्रॉन। अब हो क्या रहा है देखो, तो अपन समझते हैं। अभी वी विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ ए ग्रीनिश कलर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। देखो, यहां से तुम्हारा ब्लड आ रहा है, ब्लड आया इधर, ब्लड फिल्टर हुआ, और फिल्टर होकर ब्लड कहाँ आया, यहाँ पर आया। ब्लड फिल्टर होके आया मतलब कि सिर्फ ब्लड का प्लाज्मा आया है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज ये सब इस फिल्ट्रेट में नहीं आए, लेकिन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, थोड़े बहुत प्रोटीन्स, ये सब यहाँ आ गए। तो ये तो हमारी बॉडी के काम की चीज़ है, इसको तो हम वेस्ट नहीं मान सकते ना। यूरिया भी आया है, यूरिया हमें फेंकना है, पानी एक्स्ट्रा होगा तो हम फेंक देंगे, सॉल्ट्स एक्स्ट्रा होंगे तो हम फेंक देंगे, पर क्या हम ग्लूकोज फेंक सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। क्या हम अमीनो एसिड्स फेंक सकते हैं? नॉट एट ऑल। क्या प्रोटीन्स फेंक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बड़ी मुश्किल से हमने खा पी के वो बॉडी में बनाई है चीज़, उसको हमारी बॉडी बाहर फेंकना नहीं चाहती है। तो क्या हम इस फिल्ट्रेट में से जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, इसमें से काम का सामान वापस से ब्लड वेसल्स में मांग सकते हैं? ये तो मेरे काम की चीज़ है, मुझे वापस दे दो, मुझे फेंकना नहीं है। ऐसा होता है ना, हमारे घर में रद्दी वाला आता है, हम बहुत सारी कॉपी किताबें पुराने साल वाली बेचने लगते हैं उसको, hasn't it?
फिर तुम्हें आदत है कि नहीं ये वाली कॉपी तो मेरे इस साल भी काम आने वाली है, तब तुम क्या बोलते हो, अरे अरे प्लीज मम्मा ये मत बेचना। क्यों? क्योंकि ये वाली मेरे काम की है, आई नीड दिस ईयर, दिस इज नॉट अ वेस्ट। लाइक दैट ग्लूकोज इज नॉट अ वेस्ट, अमीनो एसिड इज नॉट अ वेस्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी अ वेस्ट, बट वाटर मेरी बॉडी में अगर कम है ऑलरेडी तो दैट इज नॉट अ वेस्ट, उसको फेंको मत, बचाना पड़ेगा। So the things which are very important to the body will be taken back by the body into the blood vessels, and blood vessels में उसको वापस मांगने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, टेकिंग बैक द एसेंशियल थिंग्स। फिर तुम्हारे घर पे रद्दी वाला आया, तुम्हें रियलाइज होता है कि जो तुम्हारी कॉपी किताबें तुमने बेचने में दे दी हैं, जो कि काम की नहीं है, लास्ट ईयर की हो गई हैं, एंड किसी की भी काम नहीं आएगी, राइट? पेपर्स हो गए, न्यूज़पेपर्स बहुत सारे। यू सडनली रियलाइज्ड दैट आपके पास में कुछ और भी किताबें ऐसी पड़ी हैं जो कि वेस्ट है, एंड यू वांट टू इमीडिएटली डिस्कार्ड देम अवे, रिसाइकल देम, राइट? यू वांट दैट। तो आप क्या करेंगे? दौड़ के जाएंगे अपने रूम में, फटाफट से वो लेके आएंगे और उसको भी दे देंगे, है ना? ऐसा पहली बार में नहीं लेके आए, दूसरी बार में लेके आए, पहले याद नहीं आया था क्योंकि बाद में याद आया। वैसे हमारी बॉडी में भी कई सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन के समय पे नहीं आ पाए एक्सक्रीटरी वेस्ट में, पर अचानक से बॉडी को रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे काम की चीज नहीं है और उसको भी फेंकना चाहिए था। तो बॉडी क्या करेगी? डायरेक्टली ब्लड से वो एक्सक्रीटरी वेस्ट्स को इस नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन में भेज सकती है, और इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसको भी बाहर फेंको, ठीक है? ये ब्लड में घूमता हुआ पाएगा, काम का नहीं है, बाहर फेंको। ट्यूबुलर सीक्रेशन, काम की चीज वापस मांग रहे थे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, काम का नहीं है, फेंकना चाहते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन। ठीक है, दो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी अपन ने। मतलब यहां पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा था, इसके अलावा पर रीअब्जॉर्प्शन भी एक प्रोसेस हो रही है, और ट्यूबुलर सीक्रेशन नाम की भी एक प्रोसेस हमने देखी। तीन प्रोसेस हमने देख ली बच्चों, एक ये देखी, एक ये देखी, एक यहाँ पे फिल्ट्रेशन हमने देखा ही था। ये तीनों प्रोसेसेस मिलकर टुगेदर यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, देखो। सो यूरिन फॉर्मेशन comprises of 3 steps. First step is ultrafiltration. ठीक है, blood is filtered at glomerular capillary network, resulting in formation of अल्ट्राफिल्ट्रेट। बच्चों अल्ट्राफिल्ट्रेट बोल रहे हैं, लेकिन तब भी इसमें आरबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी नहीं है, पर अभी भी इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट है, पानी है, सब कुछ है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन होने के बावजूद भी हमारी बॉडी कई चीज़ों को फिल्टर होने से रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि वो इतने छोटे साइज के हैं कि वो निकल गए उस छलनी में से, जाली में से। फिर आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या चीज है? द थिंग्स लाइक ग्लूकोज, amino acid, some salts, some water is taken back from the filtrate to the blood। ठीक है, जो कि एक्टिवली भी जा सकते हैं और पैसिवली भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके से जा सकता है, पर इसको अपन वापस मांग रहे हैं क्योंकि हमारे काम का है, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन।
तीसरा क्या आता है, अचानक से बॉडी को याद आया कि ये भी चीज कैसी है, काम की नहीं है, तो हम बोलेंगे फेंक दो इमीडिएटली। तो थिंग्स विच आर excretory, which are wastes, ठीक है, लाइक इट कुड बी मेटाबॉलिक वेस्ट, इट कुड बी मेडिसिन्स या ड्रग्स, ठीक है, मेडिसिन्स, हाइड्रोजन आयन, एकदम एसिडिटी बढ़ गई ब्लड में, ठीक है, अमोनियम आयंस जैसे कि एकदम बढ़ गए ब्लड में, एटसेट्रा, कैन बी एक्टिवली, मतलब कि पंप करके सेंड टू द बॉडी, टू द नेफ्रॉन बाय ब्लड वेसल्स, ठीक है, बाय ब्लड विच इज प्रेजेंट इनसाइड ब्लड वेसल्स. These three things together will be counting as urine formations process. Okay, these three things together are, we can say, counted as urine formation process. Okay, ठीक है, तो ये हुआ यूरिन फॉर्मेशन. तो हमें समझ में आ गया कि यूरिन फॉर्म हो गया. किसने फॉर्म किया? नेफ्रॉन ने फॉर्म किया. नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या क्या हैं? आपको सारे पार्ट्स मैंने बता दिए. क्या क्या पार्ट्स है नेफ्रॉन के? बोमन्स कैप्सूल है जिसमें कि एफेरेंट आर्टेरियोल आता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाता है, एफेरेंट आर्टेरियोल बन के बाहर निकलता है. एफेरेंट आर्टेरियोल्स पीसीटी को, डीसीटी को, लूप ऑफ हेनले को सराउंड भी करता है. ठीक है, ट्यूब्यूल के आसपास की ब्लड कैपिलरीज बन के, कैपिलरीज. ठीक है, फिर हमारा बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज मिलके कहलाते हैं मैल्फिगियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल. फिर आता है पीसीटी, हाईली फोल्डेड. फिर आता है हमारा लूप ऑफ हेनले. फिर आता है डीसीटी, लेस फोल्डेड. फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट. One collecting duct can receive many DCTs of different nephrons. This is done. One kidney will be containing 1 million nephrons. 2 kidneys, 2 million nephrons. ठीक है. Then nephrons will be helping in formation of urine, in which so much of excretory waste will be there. ठीक है. This urine formation takes place in 3 steps: ultrafiltration, tubular reabsorption, tubular secretion. Ultrafiltration will be taking at the glomerular capillary network level in the Bowman's capsule. This filtrate formed will be rich in glucose, amino acids, etc. Will be taking it back to the blood. Important things with the help of tubular reabsorption. And some non-important things suddenly realized by the body it is excretory waste, we need to put it back to the kidney for excretion, will be sent immediately by the blood to the nephron, which will be called as tubular secretion. ओके, होपफुली अंडरस्टूड. तो ये भी समझ आ गया. नेफ्रॉन का डायग्राम सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये. ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम हीमोडायलिसिस पे. देखिए, तो जो हमारा काम कर रही है किडनी, वो क्या काम कर रही है? तो हमने समझा कि किडनी का मेजरली फंक्शन है यूरिन का फॉर्मेशन करना. नेफ्रॉन्स यूरिन फॉर्मेशन में लगे हुए हैं. जो भी हमारी बॉडी यूरिन बना रही है ना, वो सारा का सारा यूरिन किडनी से बनकर यूरेटर्स की मदद से, ये यूरेटर्स हैं, इस यूरेटर की मदद से कहाँ जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है. बच्चों, ये ब्लैडर जो है ना, ये यूरिन को स्टोर कर रहा है. बहुत सारा यूरिन स्टोर कर लिया इसने. 1.5 लीटर हो गया, 1 to 1.5 लीटर. ठीक है, तो ये ब्लैडर जो है ये पूरा यूरिन से भर जाएगा. जैसे ये भरेगा तो ये स्ट्रेच करेगा. तो इसमें मसल्स प्रेजेंट है बहुत सारी. वो मसल्स हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएंगी कि अब ये पूरा भर चुका है ब्लैडर, इसको खाली करना पड़ेगा. खाली करना पड़ेगा तो हम जाएंगे यूरिनेशन या मिक्चुरेशन के लिए. ठीक है, क्या बोलते हैं प्रोसेस को? मिक्चुरेशन. यूरिन पास करना, ठीक है, वॉशरूम जाना को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन. टू पास आउट यूरिन with the help of urethra, it is called as micturition or urination.
ठीक है, तो ये पास आउट हो जाएगा। ओके, तो ब्लैडर में मसल्स हैं और ब्लैडर नर्वस सप्लाई को कांटेक्ट करता है, हमें अर्ज फील करवाता है कि हमें जाना पड़ेगा यूरिन को पास करने के लिए, क्योंकि ब्लैडर पूरा भर चुका है, अभी और यूरिन स्टोर नहीं कर सकता। आपकी बॉडी में पेट में दर्द भी चालू हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, अब आ जाओ इस पर। अब ये क्या है, आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। किसी पर्सन की किडनी नॉर्मल वाली फेल हो गई है, फंक्शन नहीं कर पा रही है, यूरिन नहीं बना पा रही, तब उस पर्सन को शिफ्ट होना पड़ता है एक आर्टिफिशियल मीन्स, एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म जो कि बॉडी से ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा। एग्जैक्टली वैसे करने की ट्राई करेगा जैसे हमारी किडनी करती है, पर आर्टिफिशियल तरीके से। तो हम इसे बोलेंगे आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस नाम की प्रोसेस। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, सो दिस इज हाउ द डायलिसिंग मशीन विल बी लुकिंग लाइक जनरली। पर ऐसी मशीन का डायग्राम देखिए आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो ये हीमोडायलिसिस मशीन है, एक पेशेंट है, इसकी किडनी फेल हो चुकी है, इसकी किडनी बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रही है, यूरिया बॉडी में बढ़ रहा है ब्लड में, किडनीज उसको फिल्टर करके बाहर नहीं फेंक पा रही। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम में हम बोलेंगे किडनी फेल हो चुकी है, अपना फंक्शन नहीं कर पा रही। अब ऐसे पेशेंट के साथ क्या किया जाएगा, तो इसकी बॉडी में यूरिया को बढ़ने दें तो क्या होगा, टॉक्सिक हो जाएगा यूरिया, डेथ भी हो सकती है, फैटल हो सकता है। तो जब भी यूरिया बढ़ रहा है तो रोज रोज तो डायलिसिस नहीं करा सकता पर्सन, हर 7 से 8 दिन में यूरिया का टॉलरेंस लेवल जितना है उसके बाद में अब टॉलरेट नहीं कर पाएगी बॉडी, तो हर 7 दिन में 10 दिन में पर्सन को डायलाइसिंग करवा मतलब हीमोडायलिसिंग मशीन के पास पहुंचना पड़ता है आर्टिफिशियल तरीके से फिल्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, डायलाइसिस करवाने के लिए, लोग बोलते हैं डायलिसिस है, डायलिसिस मतलब आर्टिफिशियल किडनी फंक्शन। इसमें क्या होता है, इस पर्सन की ब्लड वेसल से, आर्टरी से, कहाँ से, ब्लड वेसल में भी आर्टरी से ब्लड लिया जाता है बाहर वेसल्स में, उस ब्लड में हम मिलाते हैं एंटीकोएगुलेंट ताकि वो ब्लड बाहर क्लॉट नहीं हो जाए, और उसे एक पंप के पास भेजते हैं और ये ब्लड पंप करता है, ये आर्टिफिशियल पंप ब्लड को पंप करता है एक ट्यूबुलर नेटवर्क में। ये ट्यूबुलर नेटवर्क जो है, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है, ये ब्लड है जो पंप हो रहा है, और ये जो ट्यूब्स हैं इसके आसपास में हमें जो फ्लूइड नजर आ रहा है, ये जो फ्लूइड नजर आ रहा है ब्लू ब्लू वाला, ये फ्लूइड डायलाइजिंग फ्लूइड है। आप लोगों को अगर ऑस्मोसिस याद हो तो आपको ध्यान होगा कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगा दी, अगर इधर हमने लगा दिया है सल्यूट कंटेनिंग वाटर, मतलब वी कैन से सॉल्यूशन सिंपली। ठीक है, और इधर अगर मैंने ले लिया है फ्रेश वाटर, तो क्या होगा, फ्रेश वाटर इधर आएगा 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 आएगा, तब तक आएगा और सल्यूट को लेके जाएगा जब तक कि दोनों साइड पर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, राइट। वैसे ही इधर हमने एक सेमी परमिएबल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसी मेम्ब्रेन ले ली है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोल रहे हैं सेलोफेन ट्यूब। क्या बोलते हैं उसे, सेलोफेन ट्यूब। ये सेलोफेन नाम की ट्यूब्स है। ये सेलोफेन ट्यूब्स क्या करती हैं, हमारे ब्लड में से एक्सक्रीटरी वेस्ट को पहुंचा देती है डायलाइजिंग फ्लूइड के पास। तो ब्लड में एक्सक्रीटरी वेस्ट थोड़ा कम हो गया, डायलाइजिंग फ्लूइड के पास आ गया, अब ये तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। हमें तो इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए हमारे ब्लड से जितना पॉसिबल है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट जाते रहे डायलाइजिंग फ्लूइड में। मतलब मुझे कंटिन्यूसली खराब डायलाइजिंग फ्लूइड को पहुंचाना है किधर, और अच्छा डायलाइजिंग फ्लूइड वापस इसमें चढ़ाना है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली हम ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट वाला डायलाइजिंग फ्लूइड है इसको निकालते जाएंगे और फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड डालते जाएंगे, ताकि जितना भी पॉसिबल यूरिया को हमारा ब्लड में से निकाला जा सके उतना अच्छा है।
ठीक है, क्योंकि वो पेशेंट जो है उसकी बॉडी में बहुत सारा यूरिया जमा हो गया है, उसको निकालना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ दी आर्टिफिशियल डायलाइजिंग मशीन वर्क्स एंड इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, तो होपफुली समझ आ गया है। क्या करते हैं इसमें, हमारी बॉडी से आर्टरी से ब्लड लेते हैं, उस ब्लड को पंप करते हैं एंटी कोएगुलेंट मिला के, ताकि ब्लड बाहर क्लॉट नहीं हो जाए, उससे भेजते हैं डायलाइजिंग मशीन के पास, जहाँ पर बहुत सारे सेलोफेन ट्यूब्स हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाले, और हर ट्यूब के बाहर पे डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट है बहुत सारा। डायलाइजिंग फ्लूइड का जो लिक्विड है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा के जैसा ही है, लेकिन उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो उस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाता है। फिर वो जो डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गया है बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको यूज डायलाइजिंग फ्लूइड को हम कंटिन्यूसली डिस्कार्ड करते जाएंगे, और फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड को हम लोग कंटिन्यूसली इस डायलाइसिस मशीन में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द डायलाइजिंग मशीन विल बी वर्किंग, एंड इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। तो जिन लोगों की किडनी खराब हो गई है उनके लिए ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम एक बार चेक करते हैं। नहीं, मैंने एनसीईआरटी वाला लिया नहीं है, इसमें नॉर्मल डायग्राम समझाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाउ द डायलाइजिंग मशीन वर्क्स। ठीक है, अब बात आती है कि डायलाइसिस एक अलग बात है। कई लोग जाते हैं यंग एज में, डायलिसिस नहीं करवाना चाहते, तो दे विल बी गोइंग फॉर कि किसी और की किडनी अरेंज हो सकती है क्या, ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, तो कोई पर्सन अपनी अच्छी खासी किडनी एक पेशेंट को दे दे। ठीक है, ऐसा कौन कर सकता है, स्पेशली ब्लड रिलेटिव्स कर सकते हैं, वेरी क्लोज पीपल कर सकते हैं, कई बार स्ट्रेंजर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अबाउट टू डाई हैं, जिन्हें मालूम है कि उनका सर्वाइवल नहीं है लेकिन उनकी किडनीज अच्छी हैं, तो दे विल बी ऑप्टिंग फॉर किडनी डोनेशन, सो दैट उनके जाने के कारण के बाद भी किसी और के लाइफ के लिए वो काम आ गए। सम पीपल विल बी हेल्पिंग इन ऑर्गन डोनेशन। सो ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं, किडनी भी, लंग्स भी, लिवर, पैनक्रियास, कॉर्निया, बहुत सारे ऑर्गन्स डोनेट करते हैं लोग, आईज। ठीक है, ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए कंपैटिबिलिटी भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि किसी का भी ऑर्गन किसी की भी बॉडी में फिट आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जिस पर्सन के अंदर अपन ऑर्गन नया दे रहे हैं, मतलब जो पेशेंट है, उस पर्सन को कंटिन्यूअसली कई सारे मेडिसिन ऐसे देने पड़ेंगे हमें, जिन मेडिसिन की मदद से उस पर्सन की इम्यूनिटी कमजोर रहे, क्योंकि वो नई किडनी जो है उसको वो फॉरेन मान सकता है कि ये मेरी तो बॉडी का नहीं है, हो सकता है कि ये पैथोजन हो, चलो अपने इम्यून सेल्स इसके अगेंस्ट भी काम करें। तो ऐसे तो कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं निकला नई किडनी लगाने का भी। ठीक है, तो क्या होगा, किडनी जैसे किसी और की ली या ऑर्गन कोई और लिया किसी और की बॉडी में ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो जिस पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है उस पेशेंट को रखा जाता है एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस पे, जिन मेडिकेशंस को हम लोग बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स। इम्यूनो सप्रेसेंट्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि इम्यूनिटी सप्रेस करके रखती हैं किसी भी पर्सन की थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ओके, ओहो छोड़ो, ऐसे इरेज कर देते हैं। पूरा इरेज हो गया लगता है। एनीवेज, इसको रीडिंग लगाते हैं एक बार। ऑर्गन डोनेशन इज अ जेनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। किसी के ऑर्गन्स खराब हो गए, नॉन फंक्शनल है, तो उसको दे रहे हैं कोई और पर्सन ऑर्गन, तो वो बहुत जेनरस एक्ट है। डेफिनेटली कोई भी अपना ऑर्गन दे रहा है, दैट इज अ वेरी जेनरस काइंड एक्ट। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कॉन्सेंट ऑफ द डोनर एंड हिज हर फैमिली। परिवार ने बोला कि ठीक है इनके ऑर्गन्स ले लो, क्योंकि आप तो ये ही इज नॉट like able to survive because of some or the other reason, any person or she is not able to survive because of some or the other reasons, and the family agrees or the person itself agrees for the organ donation, then only the organ donation can take place. Illegally nobody can take the organs, right? Anyone regardless of age or gender can become an organ and tissue donor. Organ transplants can save or transform the life of a person. Transplantation is required because recipient's organ has been damaged
or has failed by some disease or injury. In organ transplantation, the organ is surgically removed from one person and transplanted to the other person. ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट करते हैं यहाँ पर ये लिखा है, इसके बाद में लिखा है मोस्ट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज डोनेशंस अकर्स जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स अ पर्सन ब्रेन डेड. कोई पर्सन ब्रेन डेड हो गया, उसके फंक्शन कर रहे हैं ऑर्गन्स पर ब्रेन डेड हो गया, तो कोमा में लॉन्ग टाइम तक पर्सन रहे या शायद सर्वाइव करे शायद नहीं भी करे, अनसर्टेन चांसेस है. तो डॉक्टर अगर इसे ब्रेन डेड डिक्लेयर करता है तो भी कई सारे लोग ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं उस पर्सन का. बट सम ऑर्गन सजेस्ट किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, लंग्स एंड टिश्यूज कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज अलाइव. ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन एक किडनी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, एक लंग पे भी सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, हार्ट पे तो सर्वाइव नहीं कर सकता ना बिना हार्ट के कोई भी, तो हार्ट तो पोस्ट डेथ या ब्रेन डेड इंसान का ही ले सकते हैं, लेकिन किडनी दो होती है, लंग्स भी दो होते हैं, तो कभी कभी जिंदा इंसान भी दे देता है अपना एक ऑर्गन और बोलता है कि मैं एक ही ऑर्गन पे सर्वाइव कर लूँगा या कर लूँगी. राइट, ओके. सो कौन कौन से ऑर्गन्स जनरली या टिश्यूज डोनेट किए जाते हैं, तो हार्ट डोनेट किया जाता है, लंग्स, देन पैनक्रियाज, लिवर, किडनीज और इंटेस्टाइन, ये सब डोनेटेड ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं. फिर कॉर्निया, वॉल्व्स जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं, स्किन ट्रांसप्लांटेशन, स्किन डोनेशन भी होते हैं, बोन और स्पेशली बोन मैरो, बोन में भी कौन सा पोर्शन, बोन मैरो टिश्यू, वेन्स, लिगामेंट्स, ये सब ट्रांसप्लांट किए जाने वाले टिश्यूज या ऑर्गन्स की एक लिस्ट है. ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में. तो प्लांट्स के पास में तो कोई बड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं देखा हमने, होता भी नहीं है. उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बहुत छोटू सा होता है और प्लांट्स के पास में इतने डिस्कार्ड करने वाले ऑर्गन्स होते हैं खुद ही कि उन्हें कोई एक्सक्रीटरी वेस्ट की जरूरत ही नहीं है. मान लो कि कोई प्लांट को कोई एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर करना है, तो जो पत्ते उसके पुराने हो गए, लीव्स जो झड़ने वाले हैं, गिरने वाले हैं, उनके पास पहुंचा देगा. ये पत्ता जब गिरेगा तो एक्सक्रीटरी वेस्ट को साथ में लेके गिर जाएगा. तो प्लांट्स के पास में कोई ऐसे हमारी तरह यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं बनते, बिकॉज प्लांट तो फोटोसिंथेटिक नेचर का है. ठीक है, किसी और का खाना तो नहीं खा रहा है ना, वो किसी और से प्रोटीन तो नहीं मांग रहा है कि उसकी बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट सिंथेसाइज हो रहा होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स के जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वैसे ही बहुत कम होते हैं और उनको एक्सक्रीट करने का तरीका, प्लांट्स के पास कोई सिस्टम नहीं होता, बहुत सिंपल मीन्स से वो एक्सक्रीट कर सकते हैं. जैसे कि प्लांट्स के पास में फोटोसिंथेटिक बाय प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, तो वो उसको स्टोमाटा से बाहर कर देते हैं. और प्लांट्स के पास में रेस्पिरेटरी बाय प्रोडक्ट बनता है CO2, जो कि रात में प्लांट स्टोमाटा से बाहर कर देता है. ठीक है, वाटर को भी वो स्टोमाटा से बाहर कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, पर वाटर ट्रांसपिरेशन के कारण जा रहा है, वाटर एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं है प्लांट में इस मोमेंट पे. ठीक है, तो CO2 या O2 है तो स्टोमाटा से बाहर जाएंगे. वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, जब बारिश हो गई, बहुत ही पानी आ गया है जबरदस्ती पौधों में, तो फिर ट्रांसपिरेशन से बाहर जाते हैं. अक्सर ही बारिश के बाद में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसका रीजन यही होता है कि ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ जाता है. ठीक है, फिर कई सारे सॉलिड वेस्ट होते हैं, जैसे कि क्रिस्टल्स, कुछ पाउडरी सिक्रेशंस कई बार. तो वो सॉलिड वेस्ट जो है वो प्लांट अपने वैक्यूल्स में स्टोर करके रखता है और उसके बाद में जब वो शेड होती है, लीफ वगैरह, बार्क हटती है या फ्रूट्स गिरते हैं, तब उनके थ्रू वो उसको बाहर कर देते हैं. ठीक है, और कई सारे प्लांट्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट गम्स एंड रेजिन्स बनते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं वो, लेकिन फिर बाद में एक्सक्रीटरी हो जाते हैं, तो उनको वो लेंटिसल्स नाम के स्ट्रक्चर्स, बार्क देखिए आप सबने, पेड़ का तना, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं लकड़ियों के बीच में, ऐसे दिखते हैं, छोटे से पोर्स होते हैं, वो बेसिकली गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं. जैसे लीफ में स्टोमाटा होता है, वैसे बार्क या ट्री ट्रंक में लेंटिसल्स नाम के छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे गम्स या रेजिन्स को प्लांट बाहर कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स विल बी वर्किंग. सो बाय दिस वी आर ऑन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, लाइफ प्रोसेस. ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पर.
ठीक है। एंड इस चैप्टर में हमने जितना भी डिटेलिंग पढ़ी है, आप एनसीईआरटी एक बार खोल के देखें, यू विल बी लाइक फॉलिंग इन लव विद दिस चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने कवर अप कर ली है। नाउ 10th वाले बच्चे, नेक्स्ट व्हाट चैप्टर यू वांट मी टू टीच, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. Also tell me if you want me to practice, make you all practice some questions, then also we can arrange for such sessions. Thank you so much for watching the lecture. Have a nice day.